हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वन लाइनर। विद्यार्थियों के लिए परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी वन लाइनर है। इसमें आपको परीक्षा के लिए उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न, एक एक लाइन, एक एक शब्द वाले प्रश्नों के उत्तर सिखाए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है अध्याय 3 पाठ 3 धातु एवं अधातु। धातु एवं अधातुओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहला प्रश्न है धातु के भौतिक गुण। सबसे पहला आता है धातुओं के भौतिक गुणों में धात्विक चमक। धात्विक चमक क्या होती है? धात्विक चमक का मतलब प्रत्येक धातुओं में अपनी एक चमक होती है। क्या होती है? चमक होती है। ठीक है, आपने देखा होगा सोना चांदी जिनके आप आभूषण पहनते हैं वे सभी निरंतर लगातार हमेशा चमकते रहते हैं। तो यही धातुओं का गुण है। और अधातुओं में आप देखेंगे, किसी अन्य धातु को देखेंगे तो उनमें चमक नहीं होती। पहला गुण हो गया धात्विक चमक। इसके पश्चात आता है आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता या आघात वर्धता। ये क्या होती है आघात वर्धता? आघात वर्धता का अर्थ है धातुओं को पीट करके उनकी एक पतली चादर बनाई जा सकती है। धातुएं हैं, छोटी सी धातु रहती है, धातु का एक छोटा सा टुकड़ा है, इसको यदि पीटा जाए तो पीट करके एक बड़ी चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इस गुण को कहते हैं आघात वर्धनीयता या आघात वर्धता। अगला है तन्यता। तन्यता क्या होती है? तन्यता का अर्थ है खींचकर लंबा तार बनाना। तन्यता का अर्थ है खींचकर लंबा तार बनाना। धातुओं का यह महत्वपूर्ण गुण होता है कि हम उन्हें खींचकर एक लंबा तार बना सकते हैं। और अगला है ध्वनिक। इसको कहते हैं सोनोरिक। सोनोरिक का मतलब ध्वनिक। धातुएं कैसी होती हैं? ध्वनिक होती हैं। कैसी होती है? ध्वनिक। अर्थात धातुओं को पीटा जाए, प्रहार किया जाए तो उनमें से क्या होता है? आवाज निकलती है, ध्वनि निकलती है। इस गुण को कहते हैं ध्वनि। ठीक है, समझ में आ गया। अब अगला है धात्विक चमक। धात्विक चमक क्या होती है? धातु अपने शुद्ध रूप में धातुओं की सतह चमकदार होती है। इसी गुण को हम धात्विक चमक कहते हैं। हालांकि हम पहले ही आपको समझा चुके हैं धात्विक चमक में। फिर इसके पश्चात आघात वर्धता, ये भी बताई जा चुकी है। आघात वर्धता धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाने को आघात वर्धता कहते हैं। ठीक है, फिर आता है तन्यता। तन्यता क्या है? धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहते हैं। सोना सबसे अधिक तन्य धातु होता है। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। और बर्तन बनाने में आघात वर्धता व तन्यता का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जो बर्तन बनाए जाते हैं उसके लिए आघात वर्धता और तन्यता आदि गुणों का उपयोग किया जाता है। इन्हीं गुणों की सहायता से बर्तन बनाए जाते हैं। अगला गुण है धातु ऊष्मा की सुचालक होती। क्या होती है? सुचालक। अर्थात एक धातुओं को एक सिरे से गर्म किया जाए वह दूसरे सिरे तक स्वतः ही गर्म हो जाती है। इसको कहते हैं चालकता। यानी एक सिरे पर गर्म करें तो दूसरा सिरा धीरे धीरे करके पूरी धातु का टुकड़ा जो भी होता है वह पूरा गर्म हो जाता है। ठीक है, ये है धातु की चालकता। ऊष्मा की सुचालक होती है। इसी तरह धातुएं विद्युत की भी सुचालक होती है। ठीक है, धातुएं विद्युत की सुचालक होती
यदि धातुओं में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। अगला आता है धातुओं का गलनांक। धातुओं का गलनांक बहुत ही अधिक होता है, अर्थात धातुओं को अत्यधिक तापमान जब दिया जाता है तभी वह पिघलती है, अन्यथा पिघलती नहीं, कठोर होती है। ये एक गुण हो गया धातुओं का गलनांक। ठीक है। चांदी, चांदी जिसे हम क्या कहते हैं, सिल्वर। सिल्वर अंग्रेजी में कहा जाता है, हिंदी में चांदी कहते हैं, और इसका संकेत क्या होता है, Ag। लैटिन नाम इसका होता है अर्जेंटम, Ag। चांदी तथा कापर। कापर क्या होता है, कापर जिसे हम तांबा कहते हैं। क्या कहते हैं, तांबा। ये ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक माने जाते हैं। ठीक है। इसके पश्चात आता है लेड, सीसा। लेड को सीसा कहा जाता है, और मरकरी अर्थात पारा। ये सभी ऊष्मा के क्या होते हैं, कुचालक। क्या होते हैं, कुचालक। सीसा और मरकरी ये ऊष्मा की कुचालक धातु। सामान्यतः सभी धातुएं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है, किंतु सीसा अर्थात लेड और मरकरी अर्थात पारा ये दो ऐसी धातुएं हैं जो ऊष्मा की कुचालक होती है। अगला गुण है सोनोरस, ध्वनिक अर्थात सोनोरस। तो जब धातुएं कठोर सतह से टकराती हैं क्या करती हैं, आवाज उत्पन्न करती है। इसी गुण को ध्वनिक गुण या सोनोरस कहते हैं। फिर इसके पश्चात आ जाइए अपन आते हैं अधातु। अधातु के उदाहरण क्या है, कार्बन, सल्फर, आयोडीन, हाइड्रोजन। ये सभी अधातुओं के उदाहरण। इसके उदाहरण है अधातुओं के। ठीक है। ब्रोमीन, ब्रोमीन एकमात्र ऐसी आधातु तत्व है जो द्रवित अवस्था में पाई जाती है। ठीक है। अर्थात द्रव अवस्था में पाई जाने वाली आधातु कौन सी है, ब्रोमीन। कौन सी, ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसी आधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक है। इसके पश्चात आइए देखते हैं अगला क्या है। अगला आता है मरकरी। मरकरी क्या होती है, मरकरी ये पारा, इसे हम पारा कहते हैं। जो हमें कहाँ देखने को मिलता है, ये हमें मिलता है देखने के लिए कहाँ मिलता है, कोई बताएगा, पारा। पारा हम देख सकते हैं किसमें, थर्मामीटर में। पुराने समय में थर्मामीटर आता था, कांच की एक नली हुआ करती थी, ऐसी नली कांच की नली होती थी। इसका अगला सिरा इस तरह से रहता था और यहाँ पे क्या भरा होता था, पारा। इस रंग का होता है, ये पीले पीले रंग का एक तरल पदार्थ भरा होता है जिसे पारा कहते हैं। चमकदार होता है, सफेद चमकदार, पीला सफेद चमकदार। जब इस पर तापमान पड़ता है, अर्थात जब इसे डॉक्टर हमारे शरीर से स्पर्श करवा लेता है तो ये पारा क्या होता है, गर्म हो जाता है। गर्म होने के कारण धातुओं में प्रसार होता है। ये परत नली में ये जो थर्मामीटर, कांच का जो थर्मामीटर होता है उसके अंदर पतली केशिका के समान नली होती है और उसी नली में ये पारा ऊपर की ओर चढ़ जाता है। जितना तापमान इसको मिलता है उतनी दूरी तक जाकर के ये स्थिर हो जाता है, जिससे हम ये ज्ञात कर लेते हैं कि व्यक्ति का तापमान कितना है। इस तरह से ये पारा होता है। यह एक धातु तत्व है और किस रूप में पाई जाती है, धातु होते हुए भी यह द्रवित अवस्था में पाई जाती है। किस रूप में पाई जाती है, द्रवित अवस्था में, द्रवित, द्रव के रूप में। तो ऐसी धातु का नाम बताइए जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, मरकरी। ऐसी अधातु तत्व का नाम बताइए जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, वह है ब्रोमीन। धातु है मरकरी और अधातु है ब्रोमीन। ठीक है। आगे देखते हैं क्या है। अब आता है आयोडीन। आयोडीन एकमात्र अधातु है जो चमकीली हो। कैसी होती है, चमकीली। धातुओं में चमक होती है, हम
कहते हैं और इस प्रक्रिया को तत्वों के एक से अधिक रूपों में पाए जाने की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अपर रूपता। क्या कहते हैं? अपर रूपता। वेरी गुड। अब आइए देखते हैं कार्बन के अपर रूप। कार्बन भी जानते हैं, इसका संकेत C होता है। इसे हम कोयले से भी जानते हैं। कोयला जो होता है वह कार्बन का ही एक रूप है, कार्बन होता है। गैसीय अवस्था में जो धुआं निकलता है, धुएं में 70% से अधिक मात्रा जो होती है काले रंग का जो दिखता है वह किसके कारण होता है? इसी कार्बन के कारण होता है। कार्बन के दो अपर रूप होते हैं, वो कौन कौन से हैं? हीरा और ग्रेफाइट। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के दो अपर रूप हैं। हीरा कैसा होता है? हीरा प्रकृति में सबसे अधिक कठोर पदार्थ होता है। हीरा कैसा होता है? सबसे अधिक कठोरतम प्रकृति का होता है। प्रकृति में सबसे अधिक कठोर पदार्थ कौन सा होता है? हीरा। इसका गलनांक व क्वथनांक बहुत उच्च होते हैं, बहुत अधिक होता है। ठीक है, हीरे का गलनांक व क्वथनांक बहुत उच्च होता है। अब आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। अब आता है अगला ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है? ग्रेफाइट कार्बन के अपर रूप है जो सुचालक होता है। कार्बन क्या होती है? अधातु होती है। क्या होती है? अधातु। और हम जानते हैं कि अधातु क्या होती है? विद्युत की कुचालक। परंतु इसका भी एक अपवाद है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक ऐसी अधातु है जो विद्युत की सुचालक होती है। ठीक है, ग्रेफाइट विद्युत की सुचालक होती है। फिर आगे चलते हैं, देखिए अब आता है क्षारीय धातुएं। क्षारीय धातुओं में क्या होते हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। इन धातुओं को क्षारीय धातुएं कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्षारीय धातुएं। ये इतनी मुलायम होती हैं कि हम इन्हें चाकू से आसानी से काट सकते हैं। अत्यधिक कोमल होती है, मुलायम होती है, और इतनी मुलायम होती है कि हम इन्हें चाकू से भी काट सकते हैं। साथ ही साथ ये धातु अत्यधिक क्रियाशील भी होती है। ये धातु क्या होती है? अत्यधिक क्रियाशील, जो आसानी से वायु की उपस्थिति में अभिक्रिया करके ज्वलनशील हो जाती है, जलने लग जाती है, नए पदार्थ का निर्माण कर लेती है। यही कारण है कि सोडियम जैसी क्रियाशील धातुओं को केरोसिन या मिट्टी के तेल के अंदर रखा जाता है। अब देखते हैं धातुओं को वायु में दहन। धातुओं को यदि वायु में का मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर क्या बनता है? धातु ऑक्साइड। धातुओं को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर धात्विक ऑक्साइड बनते हैं। ठीक है, और धात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति कैसी होती है? धात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति क्षारीय होती है। कैसी होती है? क्षारीय। ठीक है, धातु प्लस ऑक्सीजन, ये देखिए 2Cu + O2 = 2CuO। क्या हो जाएगा? 2Cu + O2 = 2CuO। कॉपर ऑक्साइड, कॉपर और ऑक्सीजन के सहयोग से क्या बन गया? कॉपर 2 ऑक्साइड। इसी प्रकार अगला उदाहरण है 4Al + 3O2 = 2Al2O3। क्या बन गया? एल्यूमिनियम ऑक्साइड 2Al2O3। अधिकांश धातुओं ऑक्साइड, अधिकांश जितनी भी धात्विक ऑक्साइडें होती है, अभी हमने बताया था धात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय। अधिकांश धात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति क्षारीय होती है। कुछ ऐसी भी धातुएं होती है जिनके ऑक्साइड कैसे होते हैं? उभयधर्मी। उभयधर्मी क्या होता है? अर्थात इनकी प्रकृति अम्लीय भी होती है और क्षारीय भी। कैसी होती है? अम्लीय और क्षारीय दोनों। इनको क्या कहते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड।
देखिए Na2O प्लस H2O, सोडियम ऑक्साइड को जल के साथ अभिक्रिया करवाने पर क्या बन गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड। 2NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड के 2 अणु बन जाते हैं। इसी प्रकार K2O, पोटेशियम ऑक्साइड की अभिक्रिया जल के साथ करवाई जाए, क्या बन जाता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के 2 अणु प्राप्त हो जाते। ठीक है, चलिए दोस्तों अब आगे चलते हैं। अब क्या है? अब आगे है सोडियम, पोटेशियम आदि को वायु में खुला रखने पर ये तेजी से अभिक्रिया करते हैं और आग पकड़ लेते हैं। जैसा कि अभी हमने पहले ही बताया कि सोडियम और पोटेशियम जैसी धातुएं बहुत ही क्रियाशील धातुएं होती हैं। इन्हें यदि वायु में खुला रख दिया जाए तो क्या करती है? तेजी से अभिक्रिया कर लेती है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाती है और आग पकड़ लेती है। इसलिए इन्हें क्या किया जाता है? वायु से क्रिया न करे, इसके लिए इन्हें केरोसिन यानी मिट्टी के तेल में डुबाकर रखा जाता है। सोडियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु होती है। धातुएं जल से क्रिया कर धात्विक ऑक्साइड व हाइड्रोजन का निर्माण करती है। धातुओं की यदि अभिक्रिया जल के साथ करवाई जाए तो क्या बनता है? धात्विक ऑक्साइड और हाइड्रोजन। इसी प्रकार धात्विक ऑक्साइडों की जल से अभिक्रिया करवा दी जाए, धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया जल से करवा दी जाए, क्या बन जाएगा? धातु हाइड्रोक्साइड, धातु हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। अब आगे देखते हैं दोस्तों क्या है? पोटेशियम एवं सोडियम की ठंडे जल के साथ जो अभिक्रिया होती है वह कैसी होती है? ऊष्माक्षेपी। कैसी होती है? ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी आप सभी जानते हैं। ऊष्माक्षेपी क्या होता है? ऐसी विक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा का निर्माण होता है, उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहते हैं। जब पोटेशियम एवं सोडियम की ठंडे जल से क्रिया की जाती है, क्या बनता है? ऊष्मा। वही ऊष्मा, उसी ऊष्मा के कारण ही क्या करती है? आग पकड़ लेती है। ठीक है, 2K प्लस 2H2O इज इक्वल टू 2KOH प्लस H2 प्लस ऊष्मा। और ये ऊष्मा ही धातु में आग पकड़ने का कारण होता है। 2Na प्लस 2H2O इज इक्वल टू 2NaOH प्लस H2 प्लस ऊष्मा। ठीक, अब आगे देखते हैं। मैग्नीशियम गर्म जल के साथ क्रिया कर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। मैग्नीशियम ठंडे जल से विक्रिया नहीं करता। यह विक्रिया करने के लिए कैसे जल चाहिए? गर्म जल। गर्म जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बना लेता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और साथ ही हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसका तात्पर्य यह हुआ कि मैग्नीशियम जो धातु होती है वह सोडियम और पोटेशियम की अपेक्षा कम क्रियाशील होती है। एल्यूमीनियम, आयरन तथा जिंक भाप से क्रिया कर धातु ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस देती है। अब आ गया है एल्यूमीनियम, आयरन तथा जिंक, ये सभी धातुएं भी भाप से अभिक्रिया करती हैं और भाप के साथ अभिक्रिया करके क्या देती हैं? धात्विक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। ठीक है, अब देखिए एक्वारेजिया। एक्वारेजिया के बारे में हमने क्या बताया था? इसे क्या कहते हैं? ये शुद्ध एसिड होता है। क्या होता है? एसिड यानी तेजाब। क्या होता है? तेजाब, एक्वारेजिया। इसका संगठन 3:1 के अनुपात में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल व सांद्र नाइट्रिक अम्ल का विलयन होता है। अर्थात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल के विलयन को 3:1 के अनुपात में मिलाने से जो नया विलयन बनता है उसे एक्वारेजिया कहते हैं और यह प्रबल संक्षारक होता है। कैसा होता है? प्रबल संक्षारक। एक्वारेजिया सोने और प्लेटिनम को भी गला देता है। इतना क्षारी होता है, इतना तेज होता है कि सोना और प्लेटिनम जैसी कम क्रियाशील धातुओं को भी गला देता है। ठीक है, अब आइए सक्रियता श्रेणी। क्या है? अब आता है सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी क्या है?
इसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इस क्रम में अवरोही धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर जो श्रेणी जो सीरीज प्राप्त होती है उसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर अधिक क्रियाशील धातुएं रहती हैं, बीच में कम क्रियाशील और सबसे नीचे उदासीन। जो धातुएं सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे की ओर होती हैं वे कम क्रियाशील या उदासीन होती हैं। जो धातुएं सबसे ऊपर होती हैं वे अधिक क्रियाशील और जो बीच में धातुएं होती हैं वो अपेक्षाकृत कम क्रियाशील। ठीक है, ये हो गई आपकी सक्रियता श्रेणी। अब देखिए NaCl का निर्माण कैसे होता है। Na क्या करता है, ये अपने एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है और धनायन का निर्माण कर लेता है। क्लोरीन की संयोजक क्या होती है, 2, 8 और 7। क्लोरीन इस त्यागे हुए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है और इसकी संयोजकता 2, 8, 8 हो जाती है और साथ ही एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के कारण इस पर एक ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है और ये दोनों आपस में विद्युत संयोजी बंध के द्वारा बंध जाते हैं। इस प्रकार हमें NaCl प्राप्त हो जाता है। NaCl कैसा होता है, आयनिक यौगिक होता है। क्यों, क्योंकि इसमें आयनों का निर्माण होता है। उसी प्रकार मैग्नीशियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 2, 8 और 2। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या कितनी होती है, 12। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 अर्थात इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 2। इसके बाद क्वेश्चन कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन अर्थात ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉनों को त्याग सकता है, इसलिए इसकी जो संयोजकता होती है +2 होती है। ठीक है, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग दिया और उन्हें त्यागे गए दोनों इलेक्ट्रॉनों को कौन ग्रहण कर लेता है, क्लोरीन परमाणु के 2 क्लोरीन तत्व के 2 परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेते हैं और ये क्या बन जाता है, MgCl2। क्या बन जाता है, MgCl2। ठीक है, फिर आता है आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिक को कोई विद्युत संयोजी यौगिक कहते हैं। जैसे ये आपने देखा NaCl ये आयनिक यौगिक हो गया। दूसरा हो गया मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, ये भी आयनिक यौगिक है। ये आयनिक यौगिक क्यों कहलाते हैं, क्योंकि इनका निर्माण आयनों के आदान प्रदान से होता है और इनके मध्य जो बंध बनता है उसको आयनिक बंध कहते हैं। इसलिए इस प्रकार के धातु को आयनिक यौगिक या विद्युत संयोजी यौगिक कहते हैं। धातु से धातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनने वाले यौगिकों को आयनिक यौगिक कहते हैं। आयनिक यौगिकों के जो भौतिक गुण होते हैं ये देखिए, ये कैसे होते हैं, थोड़े कठोर होते हैं, ठोस होते हैं और साथ ही भंगुर होते हैं। कैसे होते हैं, भंगुर होते हैं। और आयनिक यौगिक गलनांक एवं क्वथनांक इनका उच्च होता है, अधिक होता है। आयनिक यौगिकों के गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं। आयनिक यौगिक जल में घुलनशील होते हैं। आयनिक यौगिकों को यदि जल में डाल दिया जाए तो ये आसानी से घुल जाते हैं। केरोसिन पेट्रोल में अभिनय होते हैं। यदि इन्हीं आयनिक यौगिकों को हम केरोसिन या पेट्रोल में मिट्टी के तेल में डालें तो ये अघुलनशील होते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि केरोसिन या मिट्टी के तेल में आयन का निर्माण नहीं होता, इसलिए ये उसमें घुलनशील नहीं होते। आयनिक यौगिक विद्युत चालक होते हैं, क्योंकि आयनिक यौगिकों के मध्य क्या होता है, विद्युत संयोजी बंध का निर्माण होता है, इसलिए इनमें जो के इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह आसानी से हो जाता है और ये विद्युत के चालक होते हैं। अब आइए आगे देखते हैं खनिज क्या होते हैं। पृथ्वी की भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों को या यौगिकों को खनिज कहते हैं। पृथ्वी की भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं
जो अयस्क जो खनिज हमें प्राप्त होते हैं, उन खनिजों में कुछ में धातुओं की अधिक मात्रा उपस्थित रहती है, जिसको निकालना आवश्यक होता है और हमारे लिए लाभदायक होता है। तो ऐसे खनिज जिनमें धातुओं की मात्रा उपस्थित होती है उन्हें अयस्क कहते हैं। क्या कहते हैं? अयस्क। फिर आता है भर्जन। क्या है? भर्जन। ये भर्जन क्या होता है? सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक भाप पर गर्म करने पर ऑक्साइड में परिवर्तन की प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। जो खनिज हमें मिलते हैं उनमें जो अयस्क होते हैं, तो कुछ अयस्कों में सल्फाइड अयस्क होते हैं, ठीक है। कुछ धातुएं ऑक्साइड के रूप में पाई जाती हैं, कुछ धातुएं सल्फाइड के रूप में पाई जाती हैं। तो जो धातुएं सल्फाइड के रूप में पाई जाती हैं, तो उनके सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अत्यधिक गर्म भाप पर गर्म करने पर क्या हो जाते हैं? ऑक्साइड में परिवर्तित होते हैं। पहले सल्फाइड होते हैं और सल्फाइड फिर ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। ये धातुओं के निष्कर्षण की प्रक्रियाएं होती हैं। भर्जन, निस्तापन, ठीक है। तो निस्तापन क्या होता है? निस्तापन में कार्बोनेट अयस्क होते हैं। अभी सल्फाइड अयस्क होते थे, यानी धातु सल्फाइड के रूप में प्राप्त होती हैं। अब इनमें क्या होता है? जब खनिजों में धातुएं कार्बोनेटों के रूप में उपस्थित होती हैं, तो उन्हें कार्बोनेट अयस्क कहते हैं और कार्बोनेट अयस्कों का निस्तापन किया जाता है। इसके लिए क्या करते हैं? कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने पर ये ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती हैं और इस प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। कार्बोनेट अयस्कों को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने पर ये ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? भर्जन में सल्फाइड अयस्कों को भाप की उपस्थिति में गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित करने की प्रक्रिया होती है, जबकि निस्तापन में कार्बोनेट अयस्कों को सीमित वायु में अत्यधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है और इस प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। देखिए भर्जन की प्रक्रिया में क्या होता है? ZnS जिंक सल्फेट, जिंक का सल्फाइड अयस्क जिंक सल्फेट 2ZnS + O2, अर्थात इसका गर्म करना, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाना, भाप में तापन करना। ये क्या बन जाता है? ZnO + 2SO2। जिंक सल्फाइड था, जिंक सल्फाइड से क्या बन गया? जिंक ऑक्साइड, ठीक है। फिर ये निस्तापन में क्या है? ZnCO3 कार्बोनेट अयस्क हो गया, जिंक का कार्बोनेट अयस्क ZnCO3। अब इसको कम वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर पुनः ये ZnO यानी जिंक ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है और साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त हो जाता है। इस प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। निस्तापन का उदाहरण हो गया और ये भर्जन। भर्जन में सल्फाइड अयस्क, निस्तापन में कार्बोनेट अयस्क। ओके दोस्तों, अब चलिए महत्वपूर्ण प्रश्न है ये संक्षारण। संक्षारण किसे कहते हैं? हम देखते हैं कि लोहे आदि की धातुओं को आग वायु में रखा रहने पर इनमें भूरे लाल रंग की एक परत चढ़ जाती है। इस परत को क्या कहते हैं? जंग कहते हैं। क्या कहते हैं? जंग। उस पर जंग लग जाती है। इसी प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। लोहे पर आर्द्र वायु में रहने पर भूरे रंग की परत का चढ़ना जंग लगना कहलाता है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। इसी प्रकार सिल्वर को खुली वायु में छोड़ देने से कुछ दिनों में ये काली पड़ जाती है। सिल्वर अर्थात चांदी, चांदी को वायु में खुला छोड़ देने पर कुछ समय पश्चात ये काली पड़ जाती है। इसी तरह से कापर वायु की उपस्थिति में कापर की सतह पर भूरे हरे रंग की एक परत चढ़ जाती है। इन समस्त प्रक्रियाओं को अर्थात धातुओं का वायुमंडल की नमी और ऑक्सीजन आदि से अभिक्रिया करके धात्विक ऑक्साइड का निर्माण करने की प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। इससे क्या होता है? इस प्रक्रिया से धातुओं की सतह धीरे धीरे क्षीण होने लग जाती है, नष्ट होने लग जाती है, अर्थात धातुएं गलने लगती है। इसका गलने से रोकना अत्यंत आवश्यक होता है। इसी को संक्षारण से सुरक्षा के उपाय कहते हैं। अब हम देखते हैं संक्षारण को कम
यशद लेपन कर दिया जाए। जैसे यशद लेपन क्या होता है, लोहे की सतह पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को यशद लेपन या गैल्वेनाइजेशन गैल्वेनीकरण कहते हैं। ठीक है, लोहे की सतह पर जस्ते की परत चढ़ा देने से भी उसका संचालन रुक जाता है। इस प्रकार आज इस अध्याय 3 के आपको सभी एक लाइनर वन लाइनर क्वेश्चंस हमने समझा दिए। आशा है आपको अच्छा लगा होगा और आपके बहुत ही काम का है। इसे आप ध्यानपूर्वक बार बार सुनिए, पढ़िए, लिखिए, सुनते हुए इनका एक नोट तैयार कर लीजिए ताकि आपको परीक्षा में काम में आ सके। धन्यवाद।